स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और अपने प्रोग्राम में हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ के पाँच T20 मैचेस का आगाज़ कल से ऑकलैंड में होगा और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस वक्त भरपूर फॉर्म में T20 क्रिकेट में नजर आ रही है और जिस तरह उन्होंने ऑकलैंड में प्रैक्टिस की है उससे जाहिर होता है कि पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड को बड़ा टफ टाइम देगी। लेकिन दूसरी तरफ कीवी टीम के कप्तान भी कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान कोई आसान हरीफ नहीं है T20 के अंदर और अपने भरपूर तौर पर वो कम बैक करने की सलाहियत रखती है। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई 3 टेस्ट मैचेस के अंदर, लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है वापस रिदम में आने में ज्यादा वक्त लेती हुई दिखाई नहीं देती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान के साबका कप्तान शाहिद खान आफरीदी, बूम बूम लाला कहते हैं कि शाहिनशाह आफरीदी के लिए कि कप्तानी करना जो है बाकायदा तौर पर फूलों के बिस्तर नहीं कहते हैं, उसको कप्तानी ग्राउंड के अंदर की जाती है और शाहिनशाह आफरीदी इसके अहल नज़र आ रहे हैं और वो बाकायदा तौर पर कप्तानी करते हुए कल ग्राउंड में आपको नज़र आएंगे। और जिस किस्म की एग्रेसिव कप्तानी करते हुए उन्होंने लाहौर कलंदर्स को 2 दफ़ा टाइटल जिताया, उम्मीद है कि पाकिस्तान को भी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में कामयाबी दिलाते हुए दिखाई देंगे। फिर दूसरी तरफ कप्तान और मैनेजमेंट की अगर हम बात कर लें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 के लिए पाकिस्तानी टीम जो है 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ग्राउंड में उतरने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ देखें तो उसामा मीर और मोहम्मद नवाज के अंदर बड़ा टफ कंपटीशन है। कप्तान शाहिनशाह आफरीदी अब देखते हैं कि नवाज के साथ जाते हैं या उसामा मीर के साथ, ये फैसला तो कल ही होगा। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान T20 में सबकत जरूर रखता है न्यूजीलैंड के खिलाफ और कल इसका मुजाहरा शायद ऑकलैंड के ग्राउंड पे करता हुआ भी दिखाई देगा। तो इसी हवाले से हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं बाकायदा तौर पर जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ ही मौजूद होता है शो में। तो जावेद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जावेद साहब आपको बहुत शुक्रिया शो में। क्या कहेंगे, कल से T20 सीरीज का आगाज हो रहा है, आप समझते हैं कि एक तो पाकिस्तान की टीम का पल्ला भारी है न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में, जिस किस्म की कप्तानी है शाहिनशाह आफरीदी लाहौर कलंदर्स की करते दिखाई देते थे, फिर हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम की क़यादत कल ग्राउंड में करते दिखाई देंगे। बॉलर्स की अगर हम बात करें हारिस रऊफ, जमान खान, अगर बात करें दोनों बॉलर्स के हवाले से तो दोनों ही बॉलर्स लाहौर कलंदर्स से खेलते हैं और कप्तानी में थोड़ा सा प्रेशर उन पर कम होता हुआ नजर आएगा क्योंकि बड़ा यूज़ करना जानते हैं। लाहौर कलंदर्स की तरफ से जब बॉल किया करते थे तो बड़े एग्रेसिव होकर जमान खान बॉल करते थे, बड़ा एतमाद देते थे शाहिनशाह आफरीदी उनको, क्योंकि डेथ ओवर्स के अंदर हमने देखा जमान खान ने काफ़ी कामयाबियाँ लाहौर कलंदर्स को दिलाई हैं। तो कल के मैच में आप समझते हैं कि यहां पर जो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है और भरपूर फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया में नजर आने वाले आमिर जमाल भी टीम का हिस्सा और 11 स्क्वाड जो होगी कल पाकिस्तानी टीम के ऑकलैंड के खिलाफ जहां पर पहला T20 मैच खेला जाना न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वहां आमिर जमाल भी टीम का हिस्सा होंगे। तो सपोर्ट तो बॉलिंग में नजर आती दिखाई दे रही है। यहां पर शाहिनशाह आफरीदी को बैटर्स थोड़े से मायूस करते दिखाई दे रहा है और फिर कल हम समझते हैं कि बहुत सी चीजें ओपनिंग पेयर पे भी बातें हो रही है। कल अब देखते हैं कौन सा ओपनिंग पेयर नया खेलता दिखाई देता है या फिर माजी में जिस तरह रिजवान और बाबर ओपन किया करते थे वो नजर आएंगे या फिर रिजवान साहिम अय्यूब के साथ जाते हुए ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, माशाल्लाह पाकिस्तान की पेस बैटरी तो आपको पता है कि बिल्कुल चार्ज हो गई है। जिस तरीके से शाहिनशाह आफरीदी है, जमान हो गया, वसीम जूनियर हो गया, आमिर हो गया, हारिस हो गया, तो हमारी पेस बैटरी तो बिल्कुल तैयार है। ये मकसद क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया हमें ये मैचेस के खुशी के लम्हात जो है, जिस तरीके से पूरा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ चली है और उससे पहले वर्ल्ड कप चला है, कोई ऐसी खातिर ख्वाह मकसद जो कामयाबी थी वो पाकिस्तान टीम हासिल ना कर पाई। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का टूर गया था, हमें जो है पता है कि अब पाकिस्तान T20 में पाकिस्तान की माजी में बहुत शानदार जो है, आपको पता है कि उन्होंने अपनी शानदार सलाहियतों का मुजाहरा किया है और हम T20 में काफ़ी अरसा नंबर 1 भी रहे हैं। तो लग यही रहा है कि शाहिनशाह आफरीदी का कल पहला इम्तिहान है और शाहिनशाह आफरीदी का जिस तरीके से लाला ने भी कहा है कि ये कप्तानी कोई फूलों की सेज नहीं होती, ये कांटों भरा एक गुलदस्ता है। अब देखें आप इससे कैसे निकलते हैं। जिस तरीके से लाहौर कलंदर को शाहिनशाह आफरीदी ने 2 दफ़ा ट्रॉफी दिलवाई है और देखिए उसमें जो उसका साथ था उसमें से 2-3 प्लेयर्स जो हैं और शाहिनशाह आफरीदी की मदद के लिए हमारा तो उनका कंप्लीट नजर आ रहा है, फिर आपको पता है कि फखर जमां भी लाहौर कलंदर से ही खेलते हैं।
तो ये कल उनकी सलाहियतों का जो मुंह बोलता सबूत है वो कल के मैच के रिजल्ट से नजर आएगा। और इसमें सबसे बड़ा जो आपने कॉम्बिनेशन बनाना है, आया कि आप पुराने कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ करते हैं या नहीं। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद हफीज ने कहा था कि हो सकता है कि हम छेड़छाड़ होगी इसके साथ। लेकिन छेड़छाड़ की आप बात कर रहे हैं, ओपनिंग पेयर की बात कर रहे हैं छेड़छाड़ में, तो लेकिन शहनशाह अफरीदी कहते हैं कि दोनों ही माजी में अच्छी ओपनिंग करते नजर आए हैं, कोशिश होगी कि शुरू के मैचेस में हम दोनों से ही ओपनिंग करवाएं। तो मोइन भाई असल मसला यही है, देखें आप ये नए लड़के हैं, यंग जनरेशन, वो गेम अपना पेश कर रहे हैं, लेकिन मैं भी यही चाहूंगा कि पहले मैच में ही जो है आप ये तजर्बे ना करें, एक दो मैच देख लें कि भाई यानी आप भी समझते हैं यही कि बाबर और रिजवान के साथ ही जाएं। बाबर और रिजवान के साथ जाएंगे तो फिर ये आपको नंबर में शफलिंग नहीं करना पड़ेगी, आपका कॉम्बिनेशन नहीं खराब होगा। नहीं तो अगर आप वन डाउन फखर जब आएगा, अगर बाबर फर्ज करें साइम अगर ओपन करता है तो वन डाउन तो फखर जमान आएगा, बाबर चौथे नंबर पे चले जाएगा। अब चौथे नंबर पे जाते हुए आपने ये भी देखना है कि कितने फेज T20 के निकल चुके हैं। आपको पता है 10-10 5-5 आवर्स के 4 फेज बन गए अब। तो उन फेसिस में अगर बाबर का चौथा नंबर आप रखते हैं तो आपको रन रेट ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो ये भी देखना होगा। ये सारी चीजों को सामने रखते हुए मैं ये चाहूंगा कि इसी पेयर पे निसार किया जाए, आपको नंबर में ज्यादा शफलिंग नहीं करनी पड़ेगी। और माशाल्लाह हमारे 10 नंबर तक बैट्समैन मौजूद हैं, तो इसका एडवांटेज शहनशाह अफरीदी को उठाना चाहिए और मुझे लग रहा है कि शहनशाह अफरीदी उठाएंगे। शहनशाह, थोड़ी सी बात मैं मिडल बैटर्स की भी कर लूँ। मिडल पर जिस तरह सऊद शकील माजी में परफॉर्मेंस देते रहे, टेस्ट में मुसलसल नाकाम रहे ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ में, यहाँ हम देखेंगे इफ्तिखार अहमद का साथ है शहनशाह अफरीदी को, फिर नौजवान विकेट कीपर बैटर हसीबुल्ला का साथ है उनके साथ है। और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है हसीबुल्ला ने डोमेस्टिक क्रिकेट में दी है, आप ऐसा लगता है कि शायद अगर उन्हें चांस इस मौके पर मिल गया तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल मोइन भाई, देखें शहनशाह अफरीदी को आप खुशकिस्मत कप्तान कहेंगे, क्यों उनके पास जो है बैटिंग भी बेहतरीन है, बॉलिंग भी बेहतरीन है, और आपको पता ऑलराउंडर्स पे भी जाएंगे तो उनके पास बेहतरीन है। ये सबसे बड़ी जो है शहनशाह अफरीदी की मदद के लिए जो है, आप नीचे के नंबर्स पर आ जाए, आजम खान है, रिजवान है, वो चाचा का इफ्तिखार हो गया, या आप जिस तरीके से कह रहे हैं हसीबुल्ला को अगर डेब्यू कराते हैं, हसीबुल्ला है, साइम अयूब है, फखर जमान है। बैटिंग तो नो डाउट पाकिस्तान की जो ऑन पेपर तो बहुत अच्छी नजर आ रही है, लेकिन बात करें यही वो बैटर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करते रहे हैं। साहबजादा फरहान 492 रन स्कोर कर चुके हैं, हसीबुल्ला ने डोमेस्टिक नेशनल T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, फखर जमान ऑलरेडी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए हैं नेशनल T20 के अंदर। तो बैटर्स तो आप खुद सही कह रहे हैं कि बैटर्स ने तो परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन जिस किस्म की विकेटें हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की विकेटें सेम एक जैसी हैं जावेद साहब, तो ऐसा लगता है कि जहां कंडीशन हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, हमारे बैटर्स बैटिंग करना भूल जाते हैं। देखें जी, ये पाकिस्तान क्रिकेट की रवायात है, जहां इस किस्म की विकेट आती है, क्योंकि वो लड़के जो है वो पाकिस्तान की पिचेस पर खेल के जाते हैं। मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जब आप पाकिस्तान में डेड विकेट्स उनको देंगे तो वो यहां रन्स के अंबार लगा देते हैं। जहां थोड़ी फास्ट विकेट आती है, जहां बॉल ज्यादा स्विंग हो रहा है, तो वहां जाएंगे तो वहां आपको प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगी। लेकिन ये कि अब जिस तरीके से हमारे जो प्लेयर्स हैं उसमें साइम अयूब हो गया, साइम अयूब भी आपको पता लीग खेल कर आया, आजम खान भी बाहर लीग खेल कर आया, तो ये सारी चीजें इन प्लेयर्स में है और इनमें वो क्वालिटी है कि ये किसी भी विकेट पे स्कोर कर सकते हैं। अब जो है शहनशाह अफरीदी को इसका थोड़ा सा एडवांटेज हासिल होगा कि उन प्लेयर्स के पास जो है वो ऐसे स्ट्रोक्स हैं, वो फास्ट विकेटों पे भी खेल सकते हैं। आपको पता T20 का फॉर्मेट अगर 1 से 2 बैट्समैन भी आपके चल गए तो स्कोर लग जाएगा। थोड़ी सी बात है स्पिन बॉलिंग की कर लें। उसामा मीर टीम के साथ है, मोहम्मद नवाज टीम के साथ है, आपको ऐसा लगता है कि कप्तान शहनशाह अफरीदी नवाज पे ज़्यादा एतमाद करते दिखाई देंगे बजाय इसके नौजवान स्पिनर उसामा मीर पर जाए? देखिए मोइन भाई, देखिए नवाज पे अगर उनका ज्यादा एतमाद है तो इसका मतलब है कि शहनशाह अफरीदी जो है उसकी कैप्टनसी वहीं से आपको पता चल जाएगी। अगर वो नवाज के साथ जाते हैं तो आपको पता उसकी परफॉर्मेंस नहीं,
उसामा मीर की परफॉर्मेंस उसने परफॉर्म करके दिया हुआ है, तो आपको जो करंटली परफॉर्मर दे रहा है फिर आप उसके साथ जाएंगे तो ये कप्तान की थिंकिंग का भी पता चल जाएगा कि कप्तान किस जज्बे के साथ जा रहा है, तो ये सारी चीजें कल पता चलेंगी। मैं तो ये चाहूंगा कि उसामा मीर जो जेन्युइन स्पिरिट उसके साथ जाए। भाई नवाज आपको पता परफॉर्मेंस नहीं, वर्ल्ड कप से आप देख लें उसको, वो परफॉर्म नहीं करके दे रहा। शादाब खान देखें वो इंजर्ड हो गया, तो ये दोनों की परफॉर्मेंस जो है ये पिछले दिनों में बिल्कुल कोई ऐसी अच्छी नहीं है कि आप शहनशाह अफरीदी चाहेगा कि मैं नवाज के साथ पहला मैच होने जा रहा है और नवाज के साथ जाऊं, उसको चाहिए कि उसामा मीर के साथ जाए अगर जड़ लेना है, क्योंकि नवाज जो है, नवाज से ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। केन विलियमसन टीम में वापस आ गए हैं और कितना आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड टीम को फ़ायदा होगा, क्योंकि एज ए सीनियर प्लेयर बहुत कुछ वो करने की सलाहियत रखते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा ज़बरदस्त है। मोइन भाई केन विलियमसन नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है, और आपको पता है T20 फॉर्मेट हो या वनडे क्रिकेट हो, वो बैट्समैन है और आपको पता बिल्कुल कूल माइंडेड कप्तान है, पूरी टीम को साथ लेकर चलता है। तो इसका अब सबसे ज्यादा फायदा जो न्यूजीलैंड ने नए लड़के ऐड किए अपनी नेशनल टीम में उनको होगा। देखिए न्यूजीलैंड का एक ग्रास रूट लेवल से जो चलता है वो उसी के साथ कि सीनियर्स जो है वो जूनियर के ज़ेरे निगरानी जब खेलते हैं तो उनके तजर्बात से मुफीद होकर आगे के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए बेहतरीन मौका है। और मैं ये समझ रहा हूं विलियमसन के आने से पाकिस्तान को भी जो है बिल्कुल तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि विलियमसन जो एक बेहतरीन कप्तानों में से वर्ल्ड में एक बेहतरीन कप्तान है। कप्तानी की बात हो रही है, शहनशाह अफरीदी की कप्तानी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। कितना, क्योंकि शाहिद अफरीदी जिस तरह कह रहे हैं और फिर लाहौर कलंदर्स की कप्तानी में भी उन्होंने 2 टाइटल जितवाए हैं, तजुर्बा तो वो रखते हैं T20 टीम को लड़ाने का, और इस टीम में पाकिस्तान के तमाम ही प्लेयर टॉप परफॉर्मर जो डोमेस्टिक में थे वो टीम के साथ है मुंसलिक है, तो कितना एतमाद होगा अपने कप्तान शहनशाह अफरीदी को इस टूर के अंदर? बिल्कुल मोइन भाई, मैं ये देख रहा हूं कि शहनशाह अफरीदी को मैंने जिस तरह से आपको कहा कि जितने इंग्रेडिएंट चाहिए वो उनके पास मौजूद हैं। स्पिनर ले लें, बैट्समैन ले लें, फास्ट बॉलर्स ले लें, वो सारे उनके पास। असल मसला होता है कि एतमाद का। अगर आपको आप प्लेयर्स को एतमाद देंगे तो वो भी आपको एतमाद देंगे, आपको परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। अगर आप प्लेयर्स के साथ बिल्कुल एक दूसरे, जिस तरीके से लाहौर कलंदर में शहनशाह अफरीदी ने आपको देखा सीनियर प्लेयर, ना कि हमारे मुल्क के जो दूसरे ममालिक के भी सीनियर प्लेयर थे, शहनशाह अफरीदी हमेशा कैमरे में नजर आता था, उनके साथ वो मशवरे करता था, उन्हीं के मशवरों को साथ लेकर वो नंबरों में भी शफलिंग करता था, बॉलिंग चेंज करने में भी मकसद उनके मशवरे शामिल रखता था। और इसी तरीके से मैं चाहूंगा कि हमारे सीनियर और जूनियर्स का जो हसीन मिलाप बना है T20 में, तो शाहिद अफरीदी को चाहिए कि उनमें जो खूबियां हैं वो कप्तान खुद तलाश कर लेता है, उसे खुद नजर आ जाता है कि इस प्लेयर से मैंने ये काम लेना है, इस प्लेयर से मैंने ये काम लेना है, और फिर सोने पे सुहागा कि आपने रिजवान अहमद को नायब कप्तान बना दिया है। रिजवान अहमद में आपको पता है कायदाना सलाहियतें कूट कूट कर भरी हुई है, और विकेट के पीछे जब वो खड़ा होगा, नायब कप्तान विकेट के पीछे है, मैन कप्तान ग्राउंड के अंदर है, तो मैं समझ रहा हूं शहनशाह अफरीदी को इसका बड़ा फायदा होने जा रहा है। रिजवान के हवाले से बात की है और कह रहे हैं आपके विकेट कीपिंग करते दिखाई देंगे, लेकिन जो मेरे इत्तलात है, मेरे जो जराए है वो ये कह रहे हैं कि आजम खान खेलेंगे टीम के साथ और रिजवान भी खेलेंगे, लेकिन मोहम्मद रिजवान एज ए बैटर खेल रहे होंगे, आजम खान एज ए विकेट कीपर कल के मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे। उमन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है। देखिए आजम खान से अगर आपने बैटिंग करवानी या टीम में इन करना है तो आप उनसे कीपिंग ही करवा सकते हैं। जिस तरीके से उनकी जिसामत है उस हिसाब से आपको पता बहुत भागना पड़ता है ग्राउंड में, तो फील्डर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उससे कीपिंग कराएंगे तो आपको डबल एडवांटेज हासिल हो जाएगा। रिजवान अहमद अगर आपको पता है कि फील्ड में होंगे तो वो मुश्किल से मुश्किल कैच भी बहुत आसानी से ले लेगा। तो आपको इसमें एक विकेट में 2 मजे, वो चाहे रिजवान अगर फील्डिंग कर रहा है तो किसी भी की पोजीशन पर जो है रिजवान आपके बहुत काम आएगा, आल विकेट के पीछे खड़ा होगा। अच्छा, कितनी हेल्प आउट मिलेगी नाइब कप्तानी से रिजवान को, शहनशाह अफरीदी को? ये मैं समझ रहा हूं 75% जो हेल्प शहनशाह अफरीदी को मिलेगी वो रिजवान ही की तरफ से मिलेगी। रिजवान एज ए सीनियर प्लेयर, और आपको पता पिशावर जुल्मी और ये पिशावर से जो है रिजवान जो कैप्टनसी करता हुआ आ रहा है, उससे बहुत ज्यादा तजर्बा है कैप्टनसी का। तो मैं ये समझ रहा हूं शहनशाह अफरीदी को जो है जो सबसे ज्यादा सपोर्ट हासिल होगी वो रिजवान अहमद की तरफ। बिल्कुल, शहनशाह अफरीदी को मोहम्मद रिजवान के वाइस कप्तान होने के बाद थोड़ी सी सपोर्ट हासिल होती हुई जरूर दिखाई देगी। इस वक्त मुझे ब्रेक
ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं और ब्रेक के साथ ही हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद होंगे, उनसे भी आपको स्टूडियो में मुलाकात कराएंगे और क्रिकेट के हवाले से बातें करते दिखाई देंगे। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ के हवाले से, और कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ऑकलैंड में मैच खेला जाना है, पहला T20 मैच। अब थोड़ी सी बात हम कर रहे हैं क्योंकि हमने कहा अपने शो के अंदर बहुत सी ग्रास रूट लेवल क्रिकेट की काफ़ी बातें करते हैं और ग्रास रूट प्लेयर्स के हवाले से भी काफ़ी बातें करते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इंटरसिटी क्रिकेट वेटरन टूर्नामेंट का आगाज़ होने वाला हो चुका है और इसमें हम देख रहे हैं कि 32 टीमें शिरकत कर रही हैं। इस 32 टीमें जो है 7 कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड पे इनके मुकाबले हो रहे हैं। इसी हवाले से हमने कहा था कि हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद होंगे स्टूडियो में, तो अब हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है अनीसुर रहमान ने, जो सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और रेडियो कमेंटेटर भी हैं। साथ साथ मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है बलूचिस्तान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के। और जिस किस्म की मैं कुछ देर कबल बात कर रहा था वेटरन क्रिकेट के हवाले से, तो बहुत कुछ आज है क्रिकेट में, वेटरन की भी बातें करेंगे, नौजवान क्रिकेटर्स की तो बातें करते हैं, आज थोड़ी सी जो है 40 साल से ज़ायद उम्र वाले क्रिकेटर्स की भी बातें कर लें अपने शो के अंदर। अनीसुर रहमान साहब भी वेटरन क्रिकेट खेलते हैं तो शुरुआत इन्हीं से कर लेते हैं वेटरन क्रिकेट की। सब काफ़ी अरसे के बाद अगर हम देखें तो क्रिकेट के अंदर एक बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो ग्रास रूट लेवल से क्यों ना हो, क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 13 टूर्नामेंट भी स्टार्ट किया, 16 भी कराची के अंदर हो रही है और 19 भी हो रही है, फिर वेटरन क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आप समझिए वेटरन क्रिकेट में जो खासकर नौजवान क्रिकेटर होते हैं, ओवर एज हो जाते हैं, 40 प्लस हो जाते हैं, तो उनको भरपूर तौर पर इसमें मौका मिलता है और मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स भी खेलने होते हैं। और एक बड़ा टूर्नामेंट इंटर सिटी वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट इन दिनों जो कराची में जारी है, जो खुद 7 ग्राउंड्स पे खेला जा रहा है और बलूचिस्तान की एक टीम इसमें शिरकत कर रही है। कितना खुशाइंद है कि क्रिकेट का मेला ज़रूर लगा हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, किसी ज़माने में सही कहा आपने कि किसी ज़माने में जो है क्लब क्रिकेट बहुत ज़ोरदार तरीके से होती थी, न सिर्फ कराची में होती थी बल्कि पूरे पाकिस्तान में होती थी और उससे बड़े खिलाड़ी उभर कर सामने आते थे। लेकिन अब उसमें थोड़ी सी ये कहना चाहिए कि ये बैकफुट पे चला गया है मामला। क्लब क्रिकेट की दोबारा रजिस्ट्रेशन कराई है पीसीबी ने और उसके बाद फिर जाहिर है कि ये टूर्नामेंट भी शुरू होंगे। लेकिन क्लब क्रिकेट के कम होने के बाद वेटरन क्रिकेट यानी वो क्रिकेटर जो किसी ज़माने में क्लब क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट या ग्रेड 2 क्रिकेट खेला करते थे, वो अब इस क्रिकेट में बाकायदगी से हिस्सा लेते हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनाइज होती है। पूरे साल इसके मैचेस होते हैं, 40 प्लस के एटलीस्ट 2 टूर्नामेंट होते हैं साल में, एक 50 प्लस का होता है और एक 60 प्लस का टूर्नामेंट होता है। इसके अलावा जो आजकल जारी है वो इंटरसिटी क्रिकेट टूर्नामेंट है, इसको नाम दिया गया इंटरसिटी का, और इसमें बाहर की टीमें भी यानी कराची से बाहर की टीमें भी शिरकत करती हैं और उनमें बलूचिस्तान की टीम भी शिरकत कर रही है जो कोयटा से आई है और एक बड़ी मजबूत टीम बनकर आई है। हर साल वो आती है उस टूर्नामेंट खेलने के लिए और मोहम्मद सलीम साहब जो जैसा भी आपने बताया कि बलूचिस्तान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो इसे ऑर्गेनाइज करके लेकर आते हैं और इस मरतबा खासी स्ट्रॉन्ग टीम, चूँकि मैं खुद कोयटा में इन दोनों पोस्टेड हूँ तो वहाँ मैं खुद इनकी टीम से खेल रहा हूँ और इस टूर्नामेंट में भी इनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि इस दफ़ा खासी मजबूत टीम कोयटा की आई है, खासी मजबूत टीम आई है और खेलती हुई दिखाई दे रही है। मोहम्मद सलीम साहब भी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, जो प्रेसिडेंट है बलूचिस्तान वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के, इनसे भी बात कर लेते हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रह चुके हैं। मोहम्मद सलीम साहब, कितना खुशाइंद होता है कि खिलाड़ियों को यकजा रखना? मैं थोड़ा सा इसको दूसरे एंगल से बात करूँगा। आपको पता है बलूचिस्तान फुटबॉल का घर है, वहाँ क्रिकेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो मैंने जो पहली क्रिकेट खेली 62 में खेली वहाँ, और मेरे ख्याल 71, 61, 51 साल हो गए इस बात को। तो उस वक्त सिर्फ फ़ौज खेलती थी वहाँ, फौजी होते थे क्योंकि छौनी थी। उसके बाद हमने इसको इंट्रोड्यूस किया और माशाल्लाह अब ये है कि हर घर का बच्चा क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तानी टीम में, इस वक्त हसीबुल्लाह टीम में शामिल है, पाकिस्तान से ताल्लुक है, 3-4 लड़के हैं। फिर हमारे वहाँ से बहुत आ रहे हैं, अफगानिस्तान से लड़के बहुत आते हैं, वो खेलते हैं। पहले कोई नहीं खेलता था। बाकी जहाँ तक ये वेटरन की बात है, वेटरन का 2 पोर्शन है।
एक पोर्शन अपर पाकिस्तान है, एक लोअर पाकिस्तान है। लोअर पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान है, अपर में पंजाब, फैसलाबाद, KPK और वो है। अब वहाँ अलहदा टूर्नामेंट होते हैं, हमारे यहाँ अलहदा होते हैं। यहाँ के जो टीम विन करेगी ये फिर एक फाइनल होता है, यानी मुख्तलिफ कैटेगरीज में ये मुकाबले हो जी रहे हैं। हाँ। फिर एक फाइनल होता है जो या तो लाहौर में होता है, हर साल एक दफ़ा लाहौर में होता है, एक दफ़ा कराची में होता है। इस दफ़ा कराची में होना है। तो अभी हम ये जो 2 मैच जीत चुके हैं, अभी इंशाल्लाह तीसरा भी जीतेंगे तो हम फिर क्वार्टर फाइनल में आ जाएंगे। उसमें फिर जब अब फरवरी में आएंगे हम, 9 फरवरी के बाद फिर आएंगे दोबारा क्वार्टर खेलने के लिए। उसमें जो भी जीतेगा वो फिर या तो जो लाहौर से टीम आएगी उनके साथ फाइनल खेले। अच्छा, इसमें सपोर्ट कितनी हासिल होती है? सर स्पोर्ट कोई नहीं करता, ये सब सेल्फ स्पोर्ट है, ना हमें PCB से स्पोर्ट है ना कुछ है। मेरी अपनी वहाँ ग्राउंड हमने बनाई है, वो भी हमारे मेयर हैं कोयटा के, उनकी जाती दिलचस्पियों से हमने ग्राउंड बनाई है। फातमा जाने के आर्मी का बहुत सपोर्ट है, आर्मी सपोर्ट करती है। फाइनेंशियली हम खुद करते हैं, इसमें कोई किसी की सपोर्ट नहीं होती। किसी की सपोर्ट नहीं, यानी सब है। हमने देखा कि अभी हाल ही में जो है वर्ल्ड कप भी मुनक्किद किए गए वेटरन के। कितना अच्छा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट में जहां दीगर टीमें, बड़ी टीमें आ रही हैं, उसके साथ साथ बेशक वो वेटरन वर्ल्ड कप हुआ लेकिन एक इम्पैक्ट अच्छा जाता है दूसरे ममालिक के अंदर। इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई भी इवेंट जब मुल्क में होता है और बैनुल-अक़वामी टीमें आती हैं तो इम्प्रेशन अच्छा जाता है। लेकिन इस वेटरन वर्ल्ड कप आप इसको कह रहे हैं, इसके बारे में मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और वो ये है जो मैंने देखा, क्योंकि मैं पूरी वेटरन क्रिकेट में सिर्फ फॉलो करता हूँ बल्कि खेलता भी हूँ, वो ये है कि ये एक तो वर्ल्ड कप नहीं था, यानी ऑफिशियली इसका नाम वर्ल्ड कप नहीं था, इसका नाम ग्लोबल ओवर 40 क्रिकेट टूर्नामेंट था, क्योंकि ICC ने और FIFA ने इतराज़ किया था कि इसके लिए वर्ल्ड कप का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए। और जो वर्ल्ड कप अगर आप इसको कहते हैं या मैं भी कह लूँ इसको, तो ये खुशाइन ज़रूर है, क्योंकि पाकिस्तान में टीमें आईं, उनका अरेंजमेंट करना कोई आसान काम नहीं था। उनकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना, उनके लॉजिस्टिक का अरेंजमेंट करना, ये सारी चीज़ें जो हमारी जो सिंध स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन है उसने बहुत अच्छे तरीके से किया। एक वॉलंटियर्स की टीम बनाई थी जिन्होंने ये सारा काम किया और बहुत अच्छे तरीके से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ। लेकिन इसमें थोड़ा सा एतराज़ टीमों को ये रहा कि वो पूरे साल जो वेटरन क्रिकेट खेलती हैं उसमें से बहुत सारी टीमों के प्लेयर्स जो हैं उन्हें आगे वर्ल्ड कप खेलने का मौका नहीं मिला और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ज़्यादा मौका दिया गया, जिसमें मिसबाह-उल हक को कप्तान बना दिया गया था और कहा ही जा रहा था कि शाहिद आफरीदी भी खेलेंगे, वो नहीं खेले। लेकिन और वो प्लेयर्स जैसे अब्दुल रज़ाक खेले, बड़े प्लेयर्स खेले, शहरियों को नाम हाँ जी यकजा करने के लिए शायद ये कराया जा रहा बिल्कुल इसी तरह किया गया। लेकिन बात वही है कि फिर उन प्लेयर्स का क्या कसूर जो पूरे साल क्रिकेट खेलते हैं, पैसे खर्च करते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो उनके जो परफॉर्मेंस है, जो भी परफॉर्मर हैं, उनका भी हक बनता है कि वो भी टीम का हिस्सा बने। तो जो बेस्ट प्लेयर हुआ, बेस्ट बैट्समैन हुआ पूरे साल 2 टूर्नामेंट में, या बेस्ट ऑलराउंडर हुआ या बेस्ट विकेट कीपर हुआ, अगर वो टीम का हिस्सा नहीं बन पाता है और उसके सीने पर भी वर्ल्ड कप का बैज नहीं लगता है, अगर उसे आप वर्ल्ड कप कहें तो फिर जाहिर है कि फिर उसका जो वो मकसद नहीं पूरा होता, मकसद पूरा नहीं होता है। मोहम्मद सलीम साहब, बात आपने की है कि बलूचिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो ग्राउंड्स की भी कमी है, तो वहाँ पर कितना काम कर रही है बलूचिस्तान गवर्नमेंट? बलूचिस्तान गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन बस फिर जब वो चीज़ें थोड़ी सी फलने फूलने लगती हैं, जैसे एक वहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड का हमने वो बना, बाद में पता चला वो ज़मीन जो थी इनकी रेडियो पाकिस्तान की थी, वो बीच में रह गया मामला, फंड वहाँ बस रेल पे ज़रूर है पैसे की, लेकिन लोग इस तरह बहुत कम आए थे। आपकी मैं इनकी बात आगे बढ़ाऊँगा, ये जो वर्ल्ड कप हुआ ग्लोबल जिसका नाम ले रहे हैं, इसमें फवाद एजाज साहब का बड़ी ज़ाती दिलचस्पी ली गई, उन्होंने जो हमारे बोर्ड के चेयरमैन हैं। और दूसरा नाम मैं लूँगा अपने आलमगीर साहब का। अगर ये 2 शख्सियात ना होते तो ये टूर्नामेंट नहीं होना था। फिर तीसरी बात, कामरान सूरी साहब ने बहुत सपोर्ट किया, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने एक नई जिद्दत दी और जैसे ग्लोबल के नाम से हुआ हो गया, क्योंकि हमारे ICC भी खिलाफ है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खिलाफ है हमारे, और फिर हमारी अपनी गवर्नमेंट कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, कोई सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं थी। मैं तो खुद उस बोर्ड का मेंबर हूँ, जो पाकिस्तान क्रिकेट वेटरन बोर्ड है उसका भी मैं मेंबर हूँ। तो मुझे पता है कि अंदर से क्या बातें हैं, बहुत सारी बातें अनीस भाई को नहीं पता, लेकिन मजबूरी थी, हमने किया और बहुत कामयाब हुआ।
लेकिन यहाँ वो जो इनकी बात है, मैं इसको बिल्कुल सेकंड खिलाड़ियों करता को हूँ। मौका फराहम करना चाहिए। हाँ, यहाँ लाके फिर आपने हमारे ऊपर वही मुसलत कर दिए। अब मिसबा को क्या जरूरत थी या रज़ाक को क्या जरूरत थी सिर्फ चांप पैदा करने के लिए? नहीं, इसमें एक बात मैं ऐड करूं, देखिए अब्दुल रज़ाक बहुत बड़ा प्लेयर है, फिट भी है और माशाल्लाह खेले, खेल भी रहे। रेगुलर अब वो खेले। मैच जो खेला उन्होंने, उसमें उन्होंने जब 8 ओवर बाकी रह गए थे उस वक्त वो आउट हुए 195 रन बनाकर। तो अगर वो 8 ओवर और खेलते अब्दुल रज़ाक को, आप जानते हैं आखिरी 8 ओवर अगर वो खेलते तो वो 250 रन करते। तो अगर एक प्लेयर, जो एक टीम 250 रन करती है, अगर वो अकेला प्लेयर एक टीम के खिलाफ 250 रन करता है तो कंपटीशन तो फिर नजर नहीं आ रहा ना। तो अब अगर आप उन प्लेयर्स को मौका देते जो रेगुलर खेलते हैं पूरे साल, तो मेरे ख्याल है ज्यादा बेहतर रहता। मैं ये नहीं बिल्कुल कह रहा कि ज्यादा ऐसा नहीं बेहतर होना रहता। चाहिए था। स्टार वैल्यू अपनी जगह पर, कमर्शियल वैल्यू अपनी जगह पर, जाहिर है उनको खिलाएंगे तो कमर्शियल्स आएंगे आपके पास, और वो उसके लिए भी ज़रूरत है। जाहिर है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत है, लाखों भी नहीं। नहीं, आप माजी में चले जाएं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजी में चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया गए हैं टीम लेके, उसमें कोई नामी प्लेयर नहीं था और आज जीत गए हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन के आया ओवर 60 में। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। यानी कि नंबर प्लेयर नहीं, लेकिन जीत हमारी हुई थी। जावेद साहब, मैच कल आगाज़ होने वाला दोनों टीमों के दरमियान है, और जिस तरह हमने कुछ देर कबल भी बात की थी कम्बिनेशन के हवाले से, आप समझते हैं कि निचले नंबरों पर आमिर जमाल कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं? मोइन भाई देखिए, आमिर जमाल की जो परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में थी और उसकी फॉर्म लगी हुई है। आपको बैटिंग में नीचे नंबर पे आपको जो ये अब्दुल रज़ाक का रोल होता था या कभी अजहर महमूद खेलते थे, आपको उनमें वो चीज़ें सारी नज़र आ रही हैं। तो एक दफ़ा देखें, अब जब कल फाइनल 11 आएगी तो ये देखना है कि फाइनल 11 में आमिर जमाल हैं या नहीं, क्योंकि ऊपर के अगर 4 बॉलर आप देखते हैं, शाहीन, वसीम जूनियर, हारिस और जमान खान, तो फिर 5वां बॉलर नजर नहीं आ रहा। ये तो कम्बिनेशन में चले, कम्बिनेशन पे अनीसुर रहमान से भी बात कर लेते हैं। अनीस साहब, काफ़ी अरसे के बाद अगर हम देखें तो जिस तरह ये जिक्र कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद के बाद कोई ऐसा ऑलराउंडर नज़र आ रहा है जो टीम को ऐसा लगता है कि वाकई बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर नमदार हुआ है, क्या कहेंगे आमिर जमाल के हवाले से? देखिए, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो स्पीक्स इटसेल्फ। जाहिर है कि उन्होंने जितनी उम्दा परफॉर्मेंस दी है वो सबको नज़र आ रही है, लेकिन किसी भी प्लेयर के बारे में अर्ली कोई इस तरह की बात करना कि वो जो है अब्दुल रज़ाक होंगे या अज़हर महमूद होंगे, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा मुनासिब नहीं है, टू अर्ली है। लेकिन उनको प्रूव करना पड़ेगा। जाहिर है अब ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर उन्होंने अपने आप को साबित किया है, तो अब न्यूजीलैंड भी तकरीबन ऑस्ट्रेलिया ही है, सेम ही है तकरीबन। तो अगर वो न्यूजीलैंड में भी और इस शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में भी परफॉर्म करते हैं, तब उनसे तवक्को की जा सकती है कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में सामने आएंगे। लेकिन जो कुछ नज़र आया, खेलते हुए देखा, जिस दिल के साथ उन्होंने खेला, जिस हिम्मत के साथ उन्होंने खेला, जिस बड़े दिल के साथ उन्होंने खेला, आंखों में आंखें डालकर खेला। जी हाँ, उनके फास्ट बॉलर्स का सामना किया, उन्होंने स्लेजिंग भी की, उन्होंने मजाक भी उड़ाया उसका जब 1-2 गेंदें बीट हुई। किसी भी क्रिकेटर से, बैट्समैन से बीट होती हैं गेंदें, तो उन्होंने उसको अपने दिमाग पर नहीं लिया, हावी नहीं किया उन्होंने, और उस पर उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। अपने बैट से उन्होंने बातें की और बातें करके उनको बताया कि जी मैं ये भी कर सकता हूँ। तो वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वही बात है कि किसी से फौरी तौर पे कंपेयर करना थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मोहम्मद सलीम साहब, बात कर लें, क्योंकि अगर हम देखें तो सपोर्ट की बात हो रही, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स भी बड़ा सपोर्ट करने निकली है बलूचिस्तान से। उन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ पर भी कैंप लगाए, अच्छे क्रिकेटर्स निकाले। तो आप समझ रहे हैं कि ये फ्रेंचाइज भी अगर काम करती रही तो और क्रिकेटर्स बलूचिस्तान से भी निकलते दिखाई देंगे? और हमारे तो गिले ही बड़े हैं ग्लैडिएटर वालों से। लोग कहते हैं कोयटा का नाम यूज़ करते हैं, कोयटा को सपोर्टर ही करते हैं। नदीम उमर साहब हमारे दामाद हैं बलूचिस्तान के, आपको शायद पता नहीं है। इतना सपोर्ट करते हैं, उनकी शादी उधर हुई है, सब कुछ है, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। उनकी वाइफ कोयटा से। हाँ, मसला ये है, हमारे जो डायरेक्टर हैं वो भी उनके ब्रदर इन लॉ हैं। नदीम उमर साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो उनको इधर से फुर्सत नहीं है, तो उधर क्या क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम। हाँ, उन्होंने स्कूल टूर्नामेंट 2-3 साल चलाया, स्कूल टूर्नामेंट्स कराए, वहाँ से पूरी टीम लाए, लेकिन उसके बाद फिर मामला नहीं। मेरी अभी बात हुई थी, वो मेरे साथ ही आ रहे थे, वो कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गए, गाड़ी ख़राब हो गई, वो नहीं आए। बलूचिस्तान में एकेडमी चलाते हैं अरबाब शाकिर, वो उनको मैं ला रहा था प्रोग्राम में, वो बताते हैं सारी डिटेल। मेरी पर्सनली उनसे बात हुई थी। आपके इल्म में होगा और आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में 2 साल पहले ट्रायल कराए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। आजम खान गए थे और उमर गुल गए थे, ठीक है ना। मैंने उसी हवाले से पूछा कि मुझे उसका कोई प्लेयर नज़र नहीं आया,
और मैं खुद चूंकि 11 महीने से कोयटा में हूँ, मैंने एक एक प्लेयर को खेलते हुए देखा है, नौजवान खिलाड़ियों को भी देखा है, वेटरन्स को भी देखा है, टेप बॉल क्रिकेट भी देखी है, बल्कि खेली है, तमाम चीज़ें मैंने वहाँ खेली हैं। तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि बहुत टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान में, टू मच टैलेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, सिर्फ उसको ग्रूम करने की ज़रूरत है, उसको सिर्फ एक गाइडलाइन देने की ज़रूरत है। गाइडलाइन कौन देगा? तो अनीसुर रहमान साहब है। इन्होंने तो देनी थी, इन्होंने सेलेक्ट की थी टीम, वो सिलेक्ट की हुई टीम, अरबाब शाकिर ने मुझसे शिकायत की कि मुझे वो प्लेयर जो सिलेक्ट हो गए थे, चूंकि मैं भी एक सिलेक्टर की हैसियत से उसमें शामिल था, यानी अरबाब शाकिर की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि मुझसे 6 महीने तक वो प्लेयर्स पूछते रहे कि सर अब क्या होगा, अब क्या करना है, तो इधर से कोई जवाब नहीं था, यानी सिर्फ सिलेक्शन हो गई थी, उन प्लेयर्स को कहीं मौका नहीं दिया गया। तो सिर्फ ट्रायल करने से और सिलेक्शन करने से तो ट्रायल और सिलेक्शन, एक तो कोयटे की बात हमने कर ली, दूसरी हम लाहौर कलंदर्स की भी थोड़ी बात कर लें। अनीसुर रहमान साहब है, अच्छा टैलेंट निकाल कर वो भी लेकर आ रही है पाकिस्तान को, उनका आपकी दावत का बड़ा अहम रोल है। जी हाँ, बहुत बड़ा काम, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो है जिस तरीके से टाइटल भी जीता, फिर पाकिस्तान को प्लेयर्स भी मुहैया कर रहे हैं। खाली कोयटा ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान से ले रहे हैं, नहीं, इस तरह का काम करेंगे तो टाइटल जीतेंगे ना। जो भी अगर जो टैलेंट को निकालेगा, उसे मौका देगा, आगे बढ़ने का मौका देगा, इर्रेस्पेक्टिव कि वो कहाँ से ताल्लुक रखता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको सिर्फ क्रिकेट में टैलेंट उसके पास। शुरू में बड़ी तनकीद हुई जब कोयटा टाइटल नहीं जीतती थी, बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा लाहौर कलंदर्स को, उसमें कोई शक नहीं है, करना पड़ा, लेकिन जो हार है वो जीत की राह हमवार करती है। अगर आप मुसलसल हारे जा रहे हैं और उस हार से कोई सबक सीख रहे हैं तो आप आगे चल के जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। सलीम साहब जो है लाहौर कलंदर्स के हवाले से बात कर रहे थे, कुछ क्या कहेंगे सलीम साहब? सर मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल मेरे वोट है उनकी तरफ, उन्होंने बहुत काम किया है, अल्लाह ताला उसका अजर देगा। और उन्होंने कोई नहीं देखा कि इररेस्पेक्टिव ऑफ एरियाज जहाँ भी उनकी पहुँच है पहुँचे हों, छोटे को निकाल कर लेकर आए, ऐसी ऐसी जगहों पे गए। ये तो यदि शहर, चलो पंजाब कराची के शहर तो बड़े माशाल्लाह तरक्की याफ्ता है, बलूचिस्तान के ऐसे ऐसे एरिया में, लोराई का आपने नाम सुना है, सिबी का आप नाम देखा, आपने देखा भी नहीं है, ऐसे गांव टाइप है, लेकिन वहाँ भी गए, कैंप लगाया उन्होंने, नोशकी गए, तफ्तान गए, बिल्कुल जहाँ 100 मील तक बंदा कोई नहीं है, यानी टैलेंट को निकालने के लिए दूर दूर तक जाते हुए नजर आए। जावेद साहब क्या कहेंगे फ्रेंचाइज के हवाले से? पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपर लीग का भी आगाज होने वाला है। बिल्कुल मोहन भाई, फ्रेंचाइज का बहुत बड़ा हाथ है हमारी क्रिकेट में। जिस तरीके से हमारी क्रिकेट जो स्टार्ट हुई है पाकिस्तान में, हमसे तो क्रिकेट रूठ गई थी। ये फ्रेंचाइज ने जो किरदार अदा किया है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग जो करवाई है, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स जो आए हैं, डेरन समी का मैं स्पेशली नाम लूँगा, तो इन्हीं की वजह से फ्रेंचाइज, जिस तरह अभी बात हो रही थी लाहौर कलंदर की, लाहौर कलंदर ने वही, जैसे अनीस भाई ने कहा है, वो बिना रंग व नस्ल उन्होंने जो क्रिकेट की खिदमत की है, छोटे छोटे गांव में जाके कैंप लगाए और फिर वहां से जो प्लेयर सिलेक्ट किए उनको भूले नहीं, सिलेक्ट करके उन्होंने लाहौर में अपने हाई परफॉर्म सेंटर पे बुलाए, वहां 3-3 4-4 महीने वहां रख के उनको ग्रूम किया है। तो उन्हीं प्लेयर्स में से देखें, लाहौर कलंदर अगर मेहनत कर रही है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी, पाकिस्तान टीम को भी नेशनल प्लेयर भी उन्होंने दिए। अभी कल भी मैच जो शुरू होने जा रहा है, 3 से 4 प्लेयर जो है आपको लाहौर कलंदर के नजर आएंगे। शुरू हो रहा है अनीसुर रहमान से भी कल के मैच के हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। अनीस साहब, बड़ी बातें आ रही हैं सामने, अब शाहिनशाह अफरीदी का बयान भी एक सामने आ गया है कि क्योंकि बड़ी बातें ओपनर्स के हवाले से हो रही थी कि ओपनिंग जोड़ी कौन सी होगी, और अब ऐसा लगता है कि ओपनिंग जोड़ी माजी में जिस तरह बाबर और रिजवान किया करते थे वैसे ही होता हुआ नजर आएगा। अब क्योंकि जरा यही कह रहे हैं कि इस ओपनिंग जोड़ी को नहीं छेड़ा जाएगा। आप कह रहे हैं तो मैं सुन लेता हूँ और मान भी लेता हूँ, लेकिन जो मेरी खबर है वो ये है कि शायद ओपनिंग जो है जोड़ी वो तब्दील की जाए और रिजवान के साथ अगर खेलते हैं साइम अयूब तो उन्हें मौका दिया जाएगा। 3 पर बाबर खेलेंगे और चौथे पर अनीस भाई, अगर आपकी खबर पे ना जाए, आपकी राय में मकसद ये ओपनिंग जोड़ी जो है वो पुरानी रहनी चाहिए, चेंज करना चाहिए? आप देखिए, आपने नौजवान खिलाड़ी को टीम में लिया है, वो ओपनर है, 6 ओपनर टीम के साथ मुंसलिक हैं, यकीनन है, लेकिन आप ज्यादा बैक कर रहे हैं। टेस्ट मैच में भी आपने उसे मौका दिया साइम अयूब को, तो जब मौका दिया तो उसको पूरा मौका दें, फिर ये ना हो आपको अफसोस कि हमने नौजवान खिलाड़ी को मौका दिया था और वो परफॉर्म नहीं कर सका। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हालांकि परफॉर्म बाबर और रिजवान ने बहुत अच्छा किया है पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कहते ये हैं, क्रिकेट में ये कहा जाता है कि 1 डाउन पोजीशन का जो बैट्समैन होता है वो बेस्ट बैट्समैन होता है आपका, किसी भी तर्ज के क्रिकेट में, वनडे हो, T20 हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो,
वन डाउन की टेस्ट मैचेस पोजीशन हो। सही मानों में जो है वो एक की पोजीशन होती है, क्योंकि अगर लंबी पार्टनरशिप हो जाती है तब भी जो है वन डाउन पोजीशन के बैट्समैन को उसको जारी रखना होता है, और अगर ओपनर्स जल्दी आउट हो जाते हैं तो उसे ये रिकवरी करनी होती है। तो वन डाउन पोजीशन पर मैं समझता हूँ कि बाबर बेहतरीन चॉइस है मौजूदा सूरत हाल में। बाबर बेहतरीन चॉइस है, और आप कह रहे हैं कि साइम अय्यूब के साथ रिजवान ओपन करते हुए दिखाई दें। और थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर में बात कर लें, इफ्तिखार टीम के साथ हैं, फिर आजम खान भी टीम के साथ, और ये भी इत्तलात हैं कि कल रिजवान भी खेलेंगे और आजम खान भी खेलते दिखाई देंगे। और तो विकेट कीपिंग का तो एक मसला ये भी क्लियर हो गया है कि आजम खान अगर खेलेंगे तो आजम खान विकेट कीपिंग करेंगे, बेस्ट है वो। और बैटर्स के साथ जो है रिजवान खेलते दिखाई बिल्कुल सही आपने तज्जिया किया है, क्योंकि जो आजम खान है वो सबसे अच्छे मैं समझता हूँ कि इस वक्त पावर हिटर सबसे अच्छे हैं पाकिस्तान टीम में। पहली बात ये, और जिस नंबर पे वो खेलने आएंगे उस वक्त जरूरत होगी, क्लीन हिटिंग है और उस वक्त जरूरत होती है। और वो अगर चॉइस दी जाए कि वो एज ए फील्डर खेलें या एज ए विकेट कीपर खेलें, तो मैं समझता हूँ 99% की चॉइस यही होगी कि एज ए विकेट कीपर खेलें, क्योंकि फील्डिंग में आउटफील्ड में वो फील्डर नजर नहीं आते, वो कुछ और ही लगते हैं। बिल्कुल है। आजम खान बेशक बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान का, एक दफ़ा फिर मुंतखब हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज़ के अंदर उन्हें मौका फराहम किया गया तो वो भरपूर तौर पर अपनी सलाहियतों का इज़हार करते हुए दिखाई देंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका शुक्रिया, मोहम्मद सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, अनीसुर रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।